Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 7 about orifice. We were discussing about methods of water measurement. There are different types of methods which we have already discussed, that weighing method, volumetric method, velocity area method, and last one that is measuring devices, जिसमें 3 किस्म की हमने डिवाइसेस पढ़नी हैं, ऑरिफिसेस, वियर्स एंड फ्लूम्स. तो वियर्स हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में. आज का हमारा टॉपिक है ऑरिफिस. तो इसको हम डिस्कस करेंगे विद इन डिटेल. व्हाट इज़ ऑरिफिस? ऑरिफिस एक ओपनिंग है किसी प्लेट के अंदर. ये देखें, ये प्लेट है, इसमें एक ओपनिंग है जिससे पानी गुज़र रहा है, और द लेवल ऑफ वाटर शुड बी अबव दिस पॉइंट, मीन्स एनीवेयर हेयर. इससे ऊंचा होगा पानी का लेवल, चाहे वो फुल हो जाए, लेकिन इस पॉइंट से पानी ऊपर होगा. ये वाली साइड अपस्ट्रीम कहलाती है और ये वाली डाउन स्ट्रीम कहलाती है. ये ओरिफिस है, ये एक सुराख यानी कि जिसको बोल लें. इस ओपनिंग से पहले वाले हिस्से को हम अपस्ट्रीम बोलेंगे और ओपनिंग के बाद वाले को डाउन स्ट्रीम. और ये जो ओरिफिस है, इट मे बी इन रेक्टेंगुलर शेप और सर्कुलर, दोनों हो सकते हैं. या रेक्टेंगुलर हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है. तो ये हम वाटर कोर्स में इसको यूज़ करते हैं डिस्चार्ज मेजर के लिए. बेसिकली हमने फाइंड करना है क्यू, जिसके हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे हैं फ्लो रेट फाइंड करने के. तो ये सर्कुलर हो सकता है या रेक्टेंगुलर हो सकता है, और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लो रेट मेजर करने के लिए किस में, रेजरवायर में, या फिर वाटर कोर्स में, या फिर किसी पाइप में. 3 चीज़ों में इसको हम फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये इट कैन बी डिफाइंड एज ओरिफिस इज एन ओपनिंग इनटू अ प्लेट यूज्ड टू मेजर द फ्लो रेट. और वो जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, इसमें सुराख, और ये इस वाले हिस्से को हम अपस्ट्रीम साइड बोलते हैं और इस वाले को डाउनस्ट्रीम. आगे ये दोनों टर्म्स यूज़ होंगी, तो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए, ये बात आनी चाहिए कि पानी जो है वो ओपनिंग से पहले वाले हिस्से को अपस्ट्रीम, और जब पानी उसमें से गुजर कर फिर बाद वाले हिस्से को डाउनस्ट्रीम. तो अगर तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसकी जो डेप्थ है और इसकी विड्थ जो है वो b है. तो एरिया विल बी इक्वल टू, आपको पता है रेक्टेंगुलर का किस तरह से एरिया फाइंड करते हैं, डेप्थ इनटू विड्थ. या b से अगर ब्रेड्थ भी इसको बोलते हैं, यानी कि चौड़ाई, ब्रेड्थ या फिर विड्थ, दोनों का एक ही मतलब है. और सर्कुलर के लिए, अगर सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर. सर्कुलर शेप, कोई भी सर्कुलर शेप हो, उसका एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए पाई आर स्क्वायर. तो इसको बुक से ज़रा अच्छे अंदाज में भी देखा जा सकता है. ये है क्या, ये देखें, इधर से पानी आ रहा है और यहाँ से पानी आउट हो रहा है. या तो ये रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है या फिर ये सर्कुलर. तो इधर से जब पानी आउट हो जाएगा तो बाहर वाले हिस्से को हम डाउनस्ट्रीम और अंदर वाले को अपस्ट्रीम. और इसी तरह इधर जो है पानी इस सुराख से बाहर निकले उस हिस्से को डाउनस्ट्रीम और अंदर वाले को अपस्ट्रीम. तो इसकी डेप्थ जो है वो इतना हिस्सा, इसका ये वाला पाई आर स्क्वायर, तो इसको हाफ करेंगे तो वो आर बन जाएगा. अगर डायामीटर लेना है तो फिर फार्मूला d इज इक्वल टू 2r. डायामीटर क्या होता है, ये पूरी इसकी जो है ये अगर मेजर करें पूरा तो दैट इज़ कॉल्ड एज डायमीटर. और अगर सेंटर से लेकर किसी भी कॉर्नर तक जाएं तो
दैट इज कॉल्ड एज आर, यानी कि रेडियस। तो रेडियस और डायमीटर का आपस में रिलेशन d इज इक्वल टू 2r। तो इसकी ब्रेड्थ ये वाली होगी, या लेंथ बोल रहे हैं इसको, और ये वाली ब्रेड्थ होगी। तो a इज इक्वल टू l इंटू बी, और इस केस में a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और अगर आप डायामीटर में ले रहे हैं, रेडियस नहीं ले रहे, तो फिर a इज इक्वल टू पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4। नेक्स्ट, इसकी जो वेलोसिटी है, q का फार्मूला बेसिकली एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इसमें जो वेलोसिटी है उसका फार्मूला है 2gh स्क्वायर रूट, where g is gravitational acceleration is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड h क्या है? h इज हेड ऑफ वाटर, यानी कि वाटर लेवल है। ये कहाँ से कहाँ तक मेजर करेंगे? ये इसके सेंटर से शुरू करेंगे, और जहाँ तक पानी का लेवल है, अगर ये फुल है तो यहाँ तक, मसलन अगर पानी यहाँ तक है तो फिर ये यहाँ तक होगा। लेकिन शुरू कहाँ से करना है? ये सेंटर से, इसके बिल्कुल सेंटर से लेकर जहाँ तक पानी का लेवल है, दैट विल बी कॉल्ड एज हेड, और उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल h से। और हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू जी एच। हमारे पास g पहले मौजूद है, 2 कांस्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। देन है इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ द ओरिफिस। अगर तो डिस्चार्ज कंडीशन की बात करें, फिर फ्री फ्लो है और सबमर्ज्ड फ्लो है, दो इसकी टाइप्स हैं। अगर हम ओरिफिस के साइज़ की बात करें तो उस हिसाब से उसका दो किस्में हैं, स्मॉल ओरिफिस और लार्ज ओरिफिस। नाउ विल डिस्कस वन बाय वन दीज 4 टाइप्स। फर्स्ट वन दैट इज़ फ्री फ्लो। तो फ्री फ्लो में क्या होगा कि इधर से पानी आ रहा है, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ जा रहा है, तो इसमें डाउनस्ट्रीम साइड पर जो वाटर का लेवल है वो इसको बोलते हैं क्रेस्ट ऑफ द ओरिफिस। ये हमने वियर्स में पढ़ा था। और ये जो ऊपर वाला है इसको टॉप ऑफ द ओरिफिस। तो ये टर्मिनोलॉजीज भी आपके माइंड में होनी चाहिए। तो जब पानी इस ओरिफिस में से गुजर गया है, तो अब पानी का जो लेवल है वो इससे नीचे होगा, यहाँ ऐसे पानी होगा, तो इसको बोलेंगे फ्री फ्लो। अगर इसमें से पानी गुजर कर पानी यहाँ तक आता है इस पॉइंट से ऊपर, तो फिर दैट विल बी कॉल्ड एज सबमर्ज्ड फ्लो। तो इसको ज़रा बुक से अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन किया है। ये देखें ज़रा, ये दोनों तस्वीरें, फ्री फ्लो और सबमर्ज्ड फ्लो। ये आपकी अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है, इधर से पानी आ रहा है। इसी तरह ये अपस्ट्रीम और ये डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के अंदर पानी का लेवल ये है। तो आपको पता है एच हेड क्या होता है? यहाँ से इसके सेंट्रल पॉइंट से लेकर ये वाला जो है दैट इज़ कॉल्ड एज हेड अपस्ट्रीम पर। और इसमें से जब पानी गुजर रहा है, और अब देखें कि पानी का जो लेवल है वो इसकी क्रेस्ट से बहुत ऊपर है। ये है पानी का लेवल। आप अगर इस साइड पर खड़े हों तो आपकी सामने साइड से पानी आ रहा है, अगर ये आप इधर खड़े हैं, और ये आपकी राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट साइड है, ये दोनों बराबर हैं एक लेवल पर। ये नहीं है कि ये ऊपर है ये नीचे, इस तरह आपने कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। और अगर आप इधर खड़े हैं इस साइड पर, तो ये आपकी लेफ्ट साइड से पानी आकर राइट साइड पर जा रहा है, और ये आपके बिल्कुल करीब है ये वाला पोर्शन, और ये वाला दूर है, थोड़ा सा परे है। तो ये और ये लेवल एक ही है। ये साइड व्यू इस तरह से इसको अंडरस्टैंड करें। और इसी तरह ये है कि पानी इधर से इधर आ रहा है। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो ये आपका थोड़ा दूर वाला हिस्सा है, ये करीब वाला हिस्सा है। और अगर आप इस तरफ खड़े हैं, इधर मुंह करके ऐसे खड़े हैं, और इधर आपका मुंह है, तो फिर पानी जो है वो इधर से आपकी तरफ आ रहा है। ये आपका राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। और नोट करें कि पानी इस जो बॉक्स में, ये जो ओरिफिस है, इसमें से गुजर कर जब पानी का लेवल दोबारा देखा
तो इस केस में सबमर्ज्ड में पानी का लेवल इस पोर्शन से ऊपर है। ये देखें, ये पानी का लेवल जो है इस क्रेस्ट से ऊपर है, और इसमें देखें तो ये इस क्रेस्ट से नीचे है। यही इस दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इन दिस केस इट इज कॉल्ड एज सबमर्ज्ड फ्लो, एंड इन दिस केस इट विल बी कॉल्ड एज फ्री फ्लो। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो अगर तो पानी का लेवल डाउन स्ट्रीम साइड पर अबव द क्रेस्ट ऑफ द ओरिफिस है, दैट विल बी कॉल्ड एज सबमर्ज्ड फ्लो। अगर वो पानी का लेवल डाउन स्ट्रीम साइड पर बिलो द क्रेस्ट लेवल है, दैट विल बी कॉल्ड एज फ्री फ्लो। अब इनके फार्मूलाज क्या हैं वो देख लेते हैं। उससे पहले उसने एक चीज़ डिफाइन की है इधर, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसमें एक है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से हमारे पास एक्चुअल वेलोसिटी है उस पर फर्क पड़ता है, और कंट्रैक्शन ऑफ डिस्चार्जिंग जेट की वजह से हमारे पास जो एरिया है हम कैलकुलेट करते हैं उस पर असर अंदाज होता है। ये तो इसको डिफाइन किया है इसने, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल एरिया डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एरिया। यानी कि जो हमने एरिया वहाँ मेजर किया है दैट इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल, और जो हमारे पास होना चाहिए था जो कि नहीं है वो एक्चुअल है। इसी तरह जो हमने वेलोसिटी मेजर की है वो थ्योरेटिकल वेलोसिटी है, और जो होनी चाहिए थी वो एक्चुअल है। और ये फ़र्क क्यों आया है? ये फ़र्क इस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से वेलोसिटी पर फ़र्क पड़ता है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिस्चार्जिंग जेट की वजह से एरिया पर फ़र्क पड़ता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स नेचुरल। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बेसिकली बराबर होता है एक्चुअल डिस्चार्ज बटा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। यानी जो हमने डिस्चार्ज कैलकुलेट किया है वो थ्योरेटिकल है, जो होना चाहिए था वो एक्चुअल है। और आपको पता है कि डिस्चार्ज बराबर होता है A इंटू वी। तो दोनों डिस्चार्जों के लिए A इंटू वी, और ये H जो स्मॉल है वो एक्चुअल के लिए, एक्चुअल वर्ड के लिए, और T जो है वो थ्योरेटिकल के लिए। तो A इंटू वी बराबर है C के, और ये वाला बराबर है CV के। पीछे यहाँ से इसको निकाला है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। देन स्मॉल ओरिफिस एंड लार्ज ओरिफिस। अगर हम ओरिफिस के साइज के हिसाब से इसको कैटेगराइज करते हैं तो इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक स्मॉल ओरिफिस है और एक लार्ज ओरिफिस है। अगर तो ओरिफिस की डायमेंशन स्मॉल है तो वो स्मॉल कहलाएगा, अगर लार्ज है तो लार्ज कहलाएगा। लेकिन वो कितना स्मॉल और कितना लार्ज ये हमने हेड मेजर करना है और डेप्थ मेजर करनी है, दोनों चीज़ों को आपस में कंपेयर करना है। हेड मैंने आपको बताया कि जहाँ जो ओरिफिस का सेंटर है वहाँ से लेकर जहाँ तक पानी का लेवल है वो चाहे यहाँ तक हो चाहे यहाँ तक हो, दैट विल बी कॉल्ड एज हेड एंड डिनोटेड बाय स्मॉल h। और डेप्थ d जो है यहाँ से लेकर अपर पोर्शन ऑफ द ओरिफिस टू द क्रेस्ट ऑफ द ओरिफिस, ये जो इसकी लंबाई है इसको बोलते हैं डेप्थ। अगर तो हेड बड़ा है 5 टाइम्स ऑफ डेप्थ, देन इट विल बी कॉल्ड एज स्मॉल ओरिफिस। आपने दो चेक करना हो कि वेदर इट इज स्मॉल ओरिफिस और लार्ज ओरिफिस, तो फिर आपने दो चीज़ें पहले मेजर करनी है, हेड और डेप्थ, और दोनों को कंपेयर करना है। डेप्थ को 5 से मल्टीप्लाई करके अगर तो वो h से छोटा है तो फिर है वो स्मॉल ओरिफिस, अगर बड़ा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज लार्ज ओरिफिस। दोनों के लिए अलग-अलग फार्मूले हैं। स्मॉल ओरिफिस के लिए सिंपली एक्चुअल डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू वेलोसिटी, यानी कि 2gh। पीछे मैंने बताया था कि ओरिफिस के अंदर वेलोसिटी 2gh स्क्वायर रूट के बराबर होती है। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया के लिए रेक्टेंगुलर है तो फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और अगर सर्कुलर है तो पाई r स्क्वायर,
और सी डी गिवन होगा, नहीं है तो 0.6 इसकी वैल्यू, और 2 इंटू जी जो है वो आपको पता है 9.81 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और एच आपने इसमें मेजर किया है। तो इससे आपका स्मॉल ओरिफिस का जो डिस्चार्ज है दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और अगर लार्ज ओरिफिस है तो उसकी डायमेंशंस लार्ज होंगी। इस केस में आपके पास जो एच है यानी कि सेंटर से लेकर पानी का जो लेवल है वहाँ तक का जो हाइट है वो लेस देन होगी 5 टाइम्स ऑफ डेप्थ। ये इससे इस डेप्थ को 5 से मल्टीप्लाई करें, और अगर हेड कम है इससे दैट विल बी कॉल्ड एज लार्ज ओरिफिस। और इसके फार्मूले में आपको एच की भी ज़रूरत पड़ेगी, H1 की भी, H2 की भी। तो एच पता है आपको, पता है एच जो है वो सेंटर से लेकर पानी का जहाँ तक लेवल है वहाँ तक उसको एच बोलते हैं, और टॉप ऑफ द ओरिफिस से लेकर पानी के लेवल तक जो डाउन स्ट्रीम साइड पर उसको H1 बोलते हैं, और डाउन स्ट्रीम साइड पर ये जो क्रेस्ट लेवल से लेकर पानी के लेवल तक उसको हम H2 बोलते हैं। ये तीनों आगे इसके फार्मूले में यूज़ होंगी चीज़ें, H1 और H2। तो इसमें डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि H जो है वो इतना है, H1 इतना है, H2 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। थोड़ा सा और इसको गौर करें तो ये हमारे पास D है, 4 चीज़ें हैं यहाँ पर, H, D, H1, H2। इनमें से 2 आपको न्यूमेरिकल में गिवन होंगी, 2 आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर इसमें आपको D दिया गया है, D अगर दिया गया है तो H भी दिया गया है, तो H1 कैसे फाइंड करेंगे? तो H माइनस D डिवाइडेड बाय 2, यानी कि डेप्थ को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास ये इतना हिस्सा आ जाएगा, इतना, ये वाला, और इस टोटल में से इस इतने हिस्से को माइनस करें तो हमारे पास H1 आ जाएगा। फिर दोबारा देख लें कि अगर हमारे पास ये वाली डेप्थ गिवन है और H गिवन है तो H1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो D को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास सिर्फ इतना हिस्सा आ गया, ये वाला। इस इतने हिस्से को इस में से H में से माइनस करें, ये वाला इतना हिस्सा, तो हमारे पास H1 आ जाएगा। और H2 कैसे करेंगे? H और ये कितना है, यहाँ तक तो हो गया H, ये है D डिवाइड बाय 2, तो H प्लस D बाय 2 इज इक्वल टू H2। तो 2 चीज़ें मोस्टली आपको गिवन होंगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो बाकी 2 आपने फाइंड कर लेनी है। इसी तरह अगर H1 गिवन है और D गिवन है तो आप H और H2 कैलकुलेट कर सकते हैं, खुद से निकाल सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर H2 गिवन है तो डेप्थ गिवन है तो बाकी आप चीज़ें निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला है फॉर लार्ज ओरिफिस QA एक्चुअल डिस्चार्ज इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू CD, जिसकी वैल्यू गिवन होगी अदरवाइज 0.6। B जो आप वहाँ से ओरिफिस की ब्रेड्थ कैलकुलेट करेंगे, और 2G ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज़ आल्सो कांस्टेंट, एंड H2 H1 ये आप अगर यहाँ से या तो खुद कैलकुलेट करेंगे या गिवन होगी। तो पीछे हमने इसकी 4 किस्में पढ़ी हैं अभी तक। एक फ्री फ्लो है, एक सबमर्ज्ड फ्लो है, ओरिफिस है, और एक स्मॉल और एक लार्ज। तो पीछे हमने फ्री, ये थोड़ी सी तरतीब इसकी उलट है, इसको आप देख लीजिएगा। फ्री फ्लो ओरिफिस के साथ ही ये सबमर्ज्ड ओरिफिस होना चाहिए था, लेकिन चलें इसमें यहाँ सबमर्ज्ड ओरिफिस कौन सा होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डाउन स्ट्रीम साइड पर ये अप स्ट्रीम साइड है, यहाँ पानी का लेवल यहाँ है, और जैसे ही पानी इधर से गुजरेगा पानी का लेवल यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन इससे ऊंचा है, दैट इज़ कॉल्ड एज सबमर्ज्ड ओरिफिस। अगर पानी यहाँ से इससे भी नीचे हो तो उसको हम फ्री फ्लो बोलते हैं। ये पीछे डिस्कस किया था बुक में से भी, ये वाला, ये पानी इस केस में सबमर्ज्ड में ऊंचा है इस क्रेस्ट से, और इसमें क्रेस्ट से नीचे है।
तो यहाँ पर बुक में लिखा है अंडर फ्री फ्लो कंडीशंस द डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल रिमेन्स अबव लोअर crest of orifice and therefore discharge entirely into air. Under submerged condition the downstream water level is above the lower crest of orifice. इसने दोनों केसेस में एक जैसा लिख दिया है, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है बुक में, लेकिन इस डायग्राम जो है वो ये बिल्कुल सही बनाई है। इस केस में क्रेस्ट से ऊपर है वाटर लेवल डाउनस्ट्रीम साइड पर, और इस केस में डाउनस्ट्रीम साइड पर क्रेस्ट से पानी का लेवल जो है वो नीचे है। तो ये हमने फ्री फ्लो पीछे पढ़ा था, अब है सबमर्ज्ड फ्लो। ये तरतीब थोड़ी सी इसकी उलट है, इकट्ठे होना चाहिए था इनको। तो इस केस में सबमर्ज्ड ऑरिफिस के केस में हमारे पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू सी डी इंटू ए इंटू 2G H1 माइनस H2। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं, जितने भी हमने मेथड्स पढ़े हैं, ये सारे के सारे आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। वियर्स के फार्मूले हैं 4-5 उसमें दिए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टेड, सुपरेस्ड और शार्प क्रेस्टेड, इस तरह था। उसमें 3-4 किस्म के जिसमें फ्रांसीसी फार्मूला थे फॉर एंड कंट्रैक्शन, और इसमें भी 2-3 फार्मूले हैं। ये सारे के सारे आपने एक लिस्ट बनाकर इसको सुबह शाम इसकी तस्बीह करें, और ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो इसमें सी डी कांस्टेंट है, एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इनटू विड्थ, और अगर सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर। और H1 इसमें ये है, H2 इसमें ये है। इसको पिछले वाले से मिक्स नहीं करना। ये लार्ज ओरिफिस है, इसमें H ये था, H1 ये था, H2 ये था, लेकिन इसको इसके साथ मिक्स नहीं करना। ये H1 है, ये देखें, ये पूरा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक जाता है, ये यहाँ से शुरू नहीं हो रहा। और H2 जो है वो यहाँ ये है, और डेल्टा H मतलब H1 माइनस H2। तो बेसिकली हमें ये चाहिए, इधर ये डेल्टा H है, यानी चेंज इन हेड। तो H1 और H2 दोनों आपके पास हैं। यहाँ पर देखो, ज़रा गौर कीजिएगा कि ये चीज़ नहीं गिवन, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसके ज़रिए इसका डिस्चार्ज फाइंड किया जा सकता है। एंड देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन डिस्चार्ज एंड हेड फॉर फ्री फ्लो ओरिफिस। फ्री फ्लो ओरिफिस के अंदर हमारे पास इसका कोई रिलेशनशिप ना बुक में गिवन नहीं है। तो अब थोड़ा सा देखें, न्यूमेरिकल है, रेक्टेंगुलर ओरिफिस 1.5 मीटर, ये बी गिवन है, एंड 1.5 मीटर वाइड एंड 1 मीटर डीप, ये डी गिवन है। इज डिस्चार्जिंग वाटर फ्रीली फ्रॉम अ टैंक, वाटर फ्रीली फ्लो फ्रॉम अ टैंक if the water level in the tank is 3 meter above the top edge of the orifice। ये इसने जो है वो H1 दिया हुआ है। if the water level in the tank is 3 meter above the top edge of the orifice and CD is 0.6 find the discharge through the orifice। पहले तो आप ये चेक करेंगे कि ये जो orifice है ये स्मॉल है कि लार्ज है। तो आपको पता है स्मॉल के लिए कंडीशन है H ग्रेटर देन 5D होना चाहिए। तो पहले तो ये है कि आपके पास H हो, उसने H1 दिया हुआ है। ये इधर देखें, ये उसने टॉप ऑफ द ओरिफिस से लेकर वाटर लेवल की बात की थी, तो इससे अंदाज़ा हुआ कि ये H1 गिवन है। न्यूमेरिकल के अंदर कैसे पता चला कि H1 है, क्योंकि उसने बात की थी टॉप ऑफ द ओरिफिस से लेकर यहाँ वाटर लेवल तक की जो हाइट है वो उसने 3 मीटर दी है, तो वो है H1, और ये डेप्थ भी दी हुई है उसने 1 मीटर। तो H2 निकालें, H2 क्या होगा, H2 इज इक्वल टू H1 प्लस D, यानी 3 जमा 1 4। और H क्या होगा, H होगा H विल बी इक्वल टू H1 प्लस ये वाला इतना हिस्सा, यानी कि D/2, 3 जमा
1/2 यानी 3.5। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये देखें, इफ़ द वाटर लेवल इन द टैंक इज़ 3 मीटर अबव द टॉप एज ऑफ द ओरिफिस, एक उसने H1 दिया हुआ है और ये 1 मीटर डीप ये वाला उसने दिया हुआ है। ये हमारे पास 3 मीटर है। कैसे अंदाज़ा हुआ? क्योंकि उसने ये वर्ड यूज़ किया था टॉप ऑफ द ओरिफिस। तो ये H1 हो गया और ये वाला कितना हो गया 1। तो ये टोटल क्या है H2। इन दोनों को जमा करें, 3 जमा 1 तो हमारे पास H2 आ गया। और अगर हमने H हमें चाहिए तो हम इसको H1 को प्लस करेंगे, ये इतना हिस्सा, ये कितना है D/2 यानी 1/2 0.5 और 3 जमा 0.5 3.5 हो गया। तो हमारे पास H भी निकल आया। H अगर निकल आया तो फिर इसको कंपेयर करेंगे 5D के साथ। तो स्मॉल ओरिफिस के लिए ये था। अब चूंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो इसका मतलब ये लार्ज है। आप इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं, H लेस देन 5D करके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आंसर वही आएगा कि ये लार्ज है। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। आपने ये वाली कंडीशन लगाई थी, फ़र्ज़ करें कि ये स्मॉल ओरिफिस है तो उसके लिए H शुड बी ग्रेटर देन 5D। क्योंकि ये नहीं है तो इसका मतलब ये लार्ज है। अब इसका फार्मूला लगाएं, QA = 2 / 3 CD/2G का स्क्वायर रूट और H2 की पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2। सारी चीज़ें आपके पास हैं। अगर यूनिट कन्वर्ट करने वाले हों तो फिर आप कन्वर्ट करेंगे। पहले एक जैसे यूनिट होना चाहिए ऐसा यूनिट के अंदर। तो 2/3 CD जो है 0.6 है, B हमारे पास 1.5, G 9.8 और H2 जो है वो 4 यानी कि 3 जमा 1 4 हो गया। H1 जमा D तो वो बराबर होता है H2 के 4 हो गया और H1 गिवन है 3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज अ रेक्टेंगुलर ओरिफिस 1.5 मीटर वाइड एंड 1 मीटर डीप इज डिस्चार्जिंग। अब ये उसकी डायमेंशन है ओरिफिस की, उसकी चौड़ाई 1.5 है और डीप है वो 1 मीटर। is discharging water freely from tank if the water level in the tank is 7 meter above the center of the orifice। यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये H है, क्योंकि सेंटर ऑफ द ओरिफिस से लेकर पानी के लेवल तक की जो हाइट है दैट विल बी इक्वल टू, ये देखें सेंटर ऑफ द ओरिफिस से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास H है और ये भी उसने दिया हुआ है। तो ये H जो है वो 7 मीटर है और D जो है वो 1 मीटर है। तो CD गिवन है। इसने कंडीशन लगाकर चेक किया तो ये ओरिफिस स्मॉल निकला। स्मॉल के लिए ये फार्मूला है CD2GH। तो हमें स्मॉल के लिए दूसरों की H1 H2 इस तरह की वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला है स्मॉल के लिए। तो इससे कैलकुलेट किया तो 10.54। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे पता चलेगा कि हो सकता है वो बात कर रहा हो फ्री फ्लो या सबमर्ज्ड फ्लो की। तो मैंने सबमर्ज्ड में एक बात बताई थी आपको कि यहाँ पर वो बात करेगा इस तरह की अगर न्यूमेरिकल सबमर्ज का हो, क्योंकि फ्री फ्लो का तो रिलेशनशिप ही नहीं है ना डिस्चार्ज का और हेड का, उसमें कोई फार्मूला नहीं है डिस्चार्ज फाइंड करने का। तो सबमर्ज्ड फ्लो के अंदर वो इस तरह की बात करेगा कि आपके पास अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम जाते हुए पानी का जो लेवल है वो क्रेस्ट से ऊपर है और H1 और H2 इस तरह की चीज़ें गिवन होंगी। उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ देखें, यहाँ पर D नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोनों न्यूमेरिकल के अंदर उसने D बताया था, इसका मतलब है कि वो ये न्यूमेरिकल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमारे पास D बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये आपने न्यूमेरिकल पढ़कर अंदाज़ा लगाना है कि ये किसकी बात हो रही है। तो इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह के न्यूमेरिकल्स खुद करेंगे, बुक से दिखेंगे न्यूमेरिकल्स, तो फिर आपको एग्ज़ाम में कुछ कर सकेंगे। There are some advantages and disadvantages of orifices। ये वियर से थोड़े सस्ते होते हैं और सबमर्ज्ड ओरिफिस का फ़ायदा ये है कि उसमें हेड लॉस कम होता है और ये मोस्टली पाइप फ्लो के अंदर, पाइप्स के अंदर
जो डिस्चार्ज रेट है मालूम करने के लिए किए जाते हैं, इनको इस्तेमाल किया जाता है। और इसका नुकसान ये है कि फ्लूम आगे जो हमने पढ़ने हैं फ्लूम्स, उसके भी फार्मूलाज पढ़ेंगे डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, तो उसकी निस्बत इसके अंदर हेड लॉस ज़्यादा होता है। और फिर ये है इसके अंदर कि इस जगह पर ये जो डाउन अपस्ट्रीम साइड है, यहाँ पर नीचे पीछे से जो भी आ रहा हो मट्टी वगैरह, डेब्रीज, जितने भी कोई टुकड़े छोटे मोटे इस तरह की बजरी वगैरह, वो सारे यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसका ये नुकसान है। तो फिर हमारे पास जो हेड आता है वो सही वैल्यू नहीं आती, क्योंकि वो उनकी भी साथ हेड वो शामिल हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑरिफिस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।